नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनु और आप देख रहे हैं वर्ल्ड 360 विद मनु और साहित्य 360 विद मनु। आज का हमारा विषय है लेखक का अपहरण और ट्रक वाहिनी रेल व्यवस्था। आज का प्रोग्राम जरा सा हटके है क्योंकि एक पुस्तक लिखवाने के लिए कैसे एक लेखक का अपहरण किया गया और 3 दिन में पुस्तक लिखवा भी ली गई। ये पुस्तक और घटना लगभग 35 साल पुरानी है, लेकिन आज की मौजूदा सरकार इस पुस्तक पर अब काम भी कर रही है, क्योंकि पहले की सरकारों ने इस तरफ कोई ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया था। आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है सच, कैसी है हमारी भारतीय रेल व्यवस्था और कैसा रहा हमारी सरकारों का रवैया। इसी तरह के तमाम सवालात का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अमेरिका से हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और पुस्तक के लेखक मनोहर पुरी जी। मनोहर जी, आपका हमारे शो में फिर से स्वागत है सर। नमस्कार, बहुत नमस्कार। जैसा कि आपने कहा, ये पुस्तक, इसका नाम है ट्रक वाहिनी रेल व्यवस्था। तो इसके जो मूल जो थिंकर हैं, जिन्होंने इसके बारे में सोचा, उनका नाम है आदरणीय नरेंद्र किशोर जी। स्वर्गीय हैं, वो नहीं रहे। और मेरी इच्छा है कि हमारी किसी सरकारों को इतनी बुद्धि भगवान दे कि इस तरह के जो योग्य व्यक्ति हैं, उनकी योग्यता को पहचान के उसका प्रयोग करें। ये व्यक्ति समय से बहुत आगे इनकी सोच थी। ये रेलवे के बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी थे और प्लानिंग के चीफ थे। ये मेरे से उम्र में थोड़े बड़े थे, पर बहुत मित्रता थी हमारी। बॉम्बे में थे, पर जब भी दिल्ली अक्सर आया करते थे, स्पेशली जब पार्लियामेंट सेशन में होती थी। तो ये बहुत क्रांतिकारी योजना बताया करते थे कि रेल को ये कर सकते हैं, रेल को ये कर सकते हैं, इसको ये करें। और इनकी सबसे बड़ी बात थी कि जब रेलवे का किराया बढ़ाया जाता था तो इनको बड़ा वो लगता था। कहते रेलवे का किराया जैसे हेल्थ फ्री होनी चाहिए, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, ऐसे रेल भी फ्री होनी चाहिए, कोई किराया नहीं लेना चाहिए। तो मैंने कहा उस वक्त 20,000 करोड़ इसका टोटल बजट होता था रेलवे का जी। तो मैंने कहा जी कैसे होगा, तो अपना समझाते थे बहुत। अच्छा, हम पत्रकार होने के नाते थोड़ा बहुत सुनते थे, थोड़ा बहुत छोड़ देते थे कि पता नहीं, कई बार होता है ना कि आदमी बड़ी ऊंची ऊंची बातें बना रहा है। अच्छा, हमको बहुत ज्यादा तो समझती नहीं। फिर मैंने थोड़ी थोड़ी रुचि लेनी शुरू की रेलवे में। फिर उनसे डिस्कशन भी शुरू करा कि अच्छा ऐसे, वो कुछ ऐसे कहते थे कि हजारों अनमैन्ड हमारे रेलवे क्रॉसिंग्स है, उसमें एक्सीडेंट होते हैं, तो उनको बंद करना चाहिए। इस तरह की कई बातें होती। फिर बहुत दिन बाद एक दिन वो बाई चांस हमारा परिवार कोटा में रहता है और वो इंचार्ज थे बॉम्बे से मथुरा तक। तो एक बार वो मेरे पास घर पर आए, कहते कि चलो आज मैं सोच रहा हूँ भरतपुर जो पक्षी विहार है वहां सैर की जाए, तो आपको शौक है तो आप भी चलिए। मैंने कहा ठीक है। तो मुफ्त की ट्रिप रेल, और वो अच्छा, और मेरे उसमें था भी नहीं, कैमरे वैमरे मैंने लिए। मेरे को उस वक्त फोटोग्राफी का बहुत शौक था, तो हम चल पड़े। तो भरतपुर में बड़ा अच्छा हमारा स्वागत हुआ, हमने देखा सब हुआ। तो कहते अच्छा ऐसे करते हैं कि आप, जब वो हमने देख के आए कि कोटा में तक चलो आप, वहाँ आपका घर भी है, उनसे मिल भी लेना। कोटा से मैं बॉम्बे चला जाऊंगा, आप दिल्ली वापस आ जाना। मैंने कहा हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कोटा गए। तो कोटा में एक कमरा, वहां पर स्टेशन पे गेस्ट रूम था, शायद 2 या 3 कमरे कुल थे वहाँ। एक कमरा उन्होंने बुक कर रखा था 3 दिन के लिए। तो वहां अंदर में गया तो मेरी टाइपराइटर और कागज पेंसिल सब हर तरह की चीजें वहां पड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि पुरी जी आज ये जो है ये पुस्तक लिखनी है।
और 3 दिन तक इस कमरे से बाहर नहीं आना, जो आपको चाहिए यही मिलेगा। मैंने कहा जी आपने तो ऐसा बताया नहीं है, और मेरे को तो कहते नहीं, मैं सब स्टैटिक्स, मेरे पास हर चीज तैयार है, आपको सिर्फ उसको ऐसा बनाना है जैसे उपन्यास लिखा है, ताकि पाठक को ये ना लगे कि ये इतना बोर सा सब्जेक्ट है रेल का, इसका, ट्रक का, इसको पढ़े पाठक। तो मेरी जो इसमें कंट्रीब्यूशन है वो लेखन है, मतलब इसकी भाषा मेरी है, इसके चैप्टर वगैरह वो सब चीज मेरे हैं, जो इसके अंदर जो आत्मा है, जो उसकी स्टैटिक्स हैं, जो फिगर्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो सब उनके हैं। तो मैं फिर उनको एक बार अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। ईश्वर करे ऐसे व्यक्ति बार बार इस देश में पैदा हो और वो सोचे, पर लोग उनको वो करें। तो नरेंद्र किशोर जी बहुत ही मतलब फर्टाइल माइंड के व्यक्ति थे, और वो हर वक्त चाहते थे कि कुछ हो, कुछ हो। तो खैर मैंने कहा जी ठीक है लिखते हैं। तो मैंने शुरू किया, तो 3 दिन उन्होंने कहा था, तो 2 दिन में मैंने वो पुस्तक लिख दी। इस पुस्तक का नाम है, मैं दिखाता हूँ आपको, क्या नाम है, ट्रक वाहिनी रेल व्यवस्था जी। अब मैं आपको इस पुस्तक की भूमिका पढ़ देता हूँ जी। इससे आपको सारा पता लग जाएगा अंदर पढ़ने की। वैसे इस पुस्तक के फ्रंट पेज पे हमने चीज लिखी है, देखिए, रण मुक्त समाज, जी। प्रदूषण रहित वातावरण, सुनहरा भविष्य और तेल आयात से मुक्ति। जी। मेन हमारी बात ये थी। जी। तो ये मैं भूमिका पढ़ देता हूँ, इससे आपको काफी वो सारा आइडिया हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आप प्रश्न पूछेंगे मैं उसको वो बता दूँ। जी। भारतीय रेल प्रणाली विश्व में अग्रणी स्थान रखती है और अपनी कार्य क्षमता के बलबूते निरंतर देश को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करने में सफल रही है। ये हमारी विश्व की 4थी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। जी। इतना होते हुए भी समय समय पर इस प्रणाली में अमूलचूल परिवर्तन करने के विचार व्यक्त किए जाते हैं। अंग्रेजों ने जब इस प्रणाली की नींव रखी थी तब उनका उद्देश्य कुछ और था, उनकी नीयत भी कुछ और थी। आज परिवर्तित परिस्थितियों में रेलवे की जो भूमिका निभानी है उसका ध्येय कुछ और ही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात रेलों ने देश के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाई है। समय समय पर समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी गतिविधियों को संचालित किया है। आज हम उस दौर में पहुंच गए हैं जहां प्राचीन व्यवस्थाओं को नए परिधान पहनाने की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है। जिस समय भारत में रेलों का प्रचलन हुआ था, भूमि, श्रम और विदेशी पूंजी का अभाव नहीं था। सरकार और ब्रिटिश कंपनियों के लिए सहज ही पर्याप्त भूमि उपलब्ध थी और श्रम तो कोडियों के मोल ही जुटा लिया जाता था। जो पूंजी इस क्षेत्र में विनियोजित की गई उसके बदले मनचाही सुविधाएं मांगी गई, मनचाही भूमि का अधिग्रहण किया गया। उस समय भले ही इस भूमि के मूल्य की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया होगा, किंतु आज जब उसके गुणात्मक मूल्य को देखते हैं तो बहुत आश्चर्य होता है। आज देश में रेलवे के पास सर्वाधिक भूमि उपलब्ध है। तकनीकी विकास के कारण भूमि का बहुत बड़ा भाग या तो बिना उपयोग के बेकार पड़ा है अथवा उस पर बहुत कम उपयोगी कार्य किए जा रहे हैं। एक और ये स्थिति है तो दूसरी ओर भूमि के अभाव में त्राही त्राही मची है। भूखंडों के भाव सोने के मूल्य को मात दे रहे हैं। पूंजी की देश में भारी कमी अनुभव की जा रही है। देश तेल पदार्थों के अभाव के बोझ तले दबा जा रहा है और आयात के भुगतान के कारण भारतीय व्यवस्था चरमरा रही है। ऐसी विकट स्थिति में रोल ऑन रोल ऑफ प्रणाली, इसको हमने रो प्रणाली कहा है, जिसका प्रस्ताव इस पुस्तक की विषय वस्तु है, एक वरदान सिद्ध हो सकता है। इस प्रणाली की आत्मा है पहियों की पहियों पर यात्रा, अर्थात पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों की
बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियों पर यात्रा। यहाँ केवल ये स्पष्ट करना पर्याप्त है कि यदि मात्र सड़कों पर चलने वाले भरे हुए ट्रकों को रेल गाड़ियों पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाए तो देश को पेट्रोलियम पदार्थों का आयात ही नहीं करना पड़ेगा और विदेश व्यापार का संतुलन भारत के पक्ष में हो जाएगा। रोरो प्रणाली को के अपनाने की स्थिति में रेलवे विभाग एक बड़े प्रशासनिक तंत्र से मुक्त हो जाएगा। साथ ही माल के भंडारण के अभाव में उसकी यह भूमि भी मुक्त हो जाएगी जो आज गोदामों आदि के रूप में गिरी हुई है। इस भूमि को भवन निर्माण इत्यादि गतिविधियों के लिए देश को उपलब्ध करवाया जा सकेगा। रेलवे के पास पड़ी अन्य फालतू भूमि का समुचित उपयोग किया जाए अथवा उसे बाजार के लिए उपलब्ध करवा दिया जाए तो न केवल देश एक ही दिन में विदेशी ऋण से मुक्त हो जाएगा बल्कि आर्थिक विकास के ऐसे अवसर उपलब्ध होंगे कि देश शीघ्र ही सुनहरे भविष्य के सपनों को साकार करने में सक्षम होगा। गत 5 वर्षों से रेलवे में ये, अब देखिए 5 वर्ष 96 की बात है तो 91 से होता है जी। ये क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए सतत प्रयासरत रहे हैं हम लोग। समय समय पर विभिन्न मंत्रियों, सरकारी अधिकारियों और सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले नागरिकों के अतिरिक्त वाणिज्य व्यापार से जुड़े लोगों से लंबी चर्चाएं की गई। इन चर्चाओं में हमेशा या तो कोई अस्पष्टता रह जाती थी अथवा समय के अभाव में चर्चा अधूरी। फिर मौखिक बातें तो बातें ही होती हैं और हमारे समाज में माना गया है कि बातें हैं, बातों का क्या। इस कमी को दूर करने के लिए ये प्रयास पुस्तक रूप में आपके हाथों में है। तो लगातार वो, क्योंकि जब भी आते थे तो मेरा प्रयोग इसमें लिए करते थे कि उससे उनको राजनीतिज्ञों से मिलने में सुविधा होती थी। तो वहाँ चर्चा होती थी, मैं उन चर्चाओं में हमेशा उनके साथ रहता था तो इसलिए मेरे को इसकी सारी जानकारी। एक चीज और पढ़ देता हूँ जी, जिससे आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा। वैसे इस पुस्तक की जो समीक्षा थी वो एक बड़ी अलग उपलब्धि थी। भारत सरकार की एक पत्रिका है, प्लानिंग कमीशन उसको निकालता है, उसका नाम है योजना। जी। योजना में इस पुस्तक की समीक्षा छपी थी और आप कल्पना कर सकते हैं किसी पुस्तक की समीक्षा 5 पृष्ठ, योजना में 5 पृष्ठ की वो छपी थी और उसका हेडिंग था एक क्रांति की परिकल्पना। उसके बाद मेरे को मधु दंडवते जी उस वक्त योजना आयोग के अध्यक्ष थे। उससे पहले उन्होंने फिर मेरे को, उनसे मेरे पार्लियामेंट के कारण संबंध अच्छे थे, एक और कारण से भी था, बाद में लाइटर मूड में वो बताऊंगा। तो उन्होंने मेरे को बुलाया कि पुरी जी मैंने वो समीक्षा पढ़ी है, किताब तो मैंने नहीं पढ़ी, तो आप उसका मेरे को एक ब्रीफ बना दीजिए। मैं रेल मंत्री भी रहा हूं और मैं वित्त मंत्री भी रहा हूं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे वाली जो पंचवर्षीय योजना होगी उसमें आपकी ये पुस्तकों में एज इट इज इनकॉर्पोरेट करूंगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उनको वो दे दिया था। फिर वो कम से कम 6 बार इस पुस्तक को ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया कि इसमें वो इस पुस्तक में काम किया जाए। 40 मेंबर पार्लियामेंट ने साइन करके एक वो भेजा कि इस पुस्तक के कारण इन लोगों को पद्म अवार्ड दिया जाए, पर रेलवे ने इसको मौलिक लेखन के रूप में पुरस्कृत किया। खैर, तो उस समय ये जब पुस्तक छपी थी तो शायद मेरा ख्याल है कि उससे हमने कोई प्रेस रिलीज वगैरह नहीं दी, पर शायद इस भाषा पीटीआई ने जो समीक्षा छपी थी उसमें से ये निकाल के एक वो छापा था न्यूज आइटम। जी,
लदे ट्रक रेलों के माध्यम से गंतव्य तक पहुंचाए जाएं। जी हाँ, तो ये मैं पढ़ देता हूँ, ये भी आप। जी जी प्लीज। पेट्रोलियम आयात खत्म करने के लिए सुझाव। लदे ट्रक रेलों के माध्यम से गंतव्य तक पहुंचाए जाएं। नई दिल्ली 16 सितंबर। भाषा। यदि मात्र सड़कों पर चलने वाले भरे हुए ट्रकों को रेलगाड़ियों पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाए तो देश को पेट्रोलियम पदार्थों का आयात ही नहीं करना पड़ेगा और विदेश व्यापार का संतुलन भारत के पक्ष में हो जाएगा। क्योंकि हमारा सारा व्यापार विदेश संतुलन इसलिए गड़बड़ होता है कि हम पेट्रोल मंगाते हैं, बाकी तो हमारा एक्स्ट्रा है। ये अवधारणा दो लेखकों मनोहर पुरी और नरेंद्र किशोर ने हाल में प्रकाशित अपनी पुस्तक ट्रक वाहिनी रेल व्यवस्था में रखी है। इसे रोल ऑन रोल ऑफ प्रणाली की संज्ञा देते हुए लेखक ने कहा है कि इस प्रणाली के अपनाने की स्थिति में रेलवे विभाग एक बड़े प्रशासनिक तंत्र से मुक्त हो जाएगा। साथ ही माल के भंडारण के अभाव में उसकी वह भूमिका भी मुक्त हो जाएगी जो आज गोदामों वो भूमि भी मुक्त हो जाएगी जो आज गोदामों आदि के रूप में गिरी हुई। पुस्तक में कहा गया कि रेलवे के पास पड़ी अन्य फालतू भूमि का समुचित उपयोग किया जाए अथवा उसे बाजार के लिए उपलब्ध करवा दिया जाए तो न केवल देश एक ही दिन में विदेशी ऋण से मुक्त हो जाएगा बल्कि आर्थिक विकास के ऐसे अवसर उपलब्ध होंगे कि देश शीघ्र ही सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने में सक्षम हो जाएगा। पुस्तक में सुझाव दिया गया है कि 5000 गाड़ियों को जब रोलो प्रणाली से जोड़ा जाए तो ऐसे ठेकेदारों का चुनाव किया जाए जो वर्तमान रेल कर्मियों के अनुभव का पूरा लाभ उठाने के लिए लालायित हो। इस प्रणाली के कारण 1000 करोड़ डॉलर प्रति वर्ष की पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की बचत होगी। ये उस समय की बात जो इस समय अरब देशों से आयात किए जाते हैं। पुस्तक में आगे कहा गया है कि मुंबई महानगर में 10,000 करोड़ डॉलर के मूल्य की विक्रय योग्य भूमि का रेल के काम से जब मुक्त कर दिया जाएगा तब उस भूमि का उपयोग भवन निर्माण आदि कार्य में किया जा सकेगा। पुस्तक में सुझाव दिया गया है कि हांगकांग 1997 में ब्रिटिश हाथों से निकलकर चीन के पास चला जाएगा और हांगकांग से निकलने वाले लोग ऐसी भूमि की तलाश में हैं जहां वे अपने व्यापारिक संस्थान खोल सके। इसलिए सिंगापुर में भीड़ हो रही है और मुंबई में ऑफिस दुकानों के भाव और निवास योग्य फ्लैटों के भाव न्यूयॉर्क का मुकाबला कर रहे हैं। तो ये सारी बातें। तो योजना, अब मैं आपको योजना समझाता हूँ कि कैसे मोटे बिल्कुल सादे साधारण देहाती तरीके से आप ट्रक को एक यात्री माने। तो ट्रक लदा हुआ आपके गोदाम पे चला या खेत से चला, उसने माल लादा और वो आपकी गाड़ी में आके बैठ गया। गाड़ी में बिठाने के लिए हमने इसमें पूरी वो है कि कैसे वो उसमें स्टेशन पर थोड़ा सा, क्योंकि हर रेलवे स्टेशन पे एक प्लेटफॉर्म ऐसा होता है जो सड़क से मिलता होता है। बिल्कुल। और जो मालगाड़ी होती है उसकी जो फ्लोर की ऊंचाई होती है वो रेलवे प्लेटफॉर्म के बराबर होती है। तो यदि उसकी रेलवे की 2 लाइन जो वैगन है, 2 वैगन को काट दिया जाए तो वो उसके अंदर ट्रक चला जाएगा। जी। एक वैगन में 3 ट्रक मीडियम क्लास के आते हैं, ऊपर उनके छत है जी। 2 उसके पास साइड भी है, उसकी 2 साइड खुली। तो वो आपके वहां आके बैठ गया। अब आपने उसको कुछ नहीं करना है, उसको ये कहना भी कितनी देर दूर आप जाएगा। उसने कहा जी मैंने 1000 किलोमीटर जाना है। तो तुम्हारी टिकट हुई, उस समय की बात है, 3000 रुपए। उस वक्त प्रति किलोमीटर ट्रक जो है 3 रुपए का डीजल जलाता था। जी। तो जो तुम्हारा डीजल जलता था
वो ही पैसा हम ले रहे हैं। आपका डीजल नहीं जला, बिल्कुल आपका इंजन नहीं घिसा, आपका टायर नहीं घिसा, आपको चुंगी चौकी पे रिश्वत वो सब जी। दिक्कत नहीं करनी पड़ी। और एक दिन में एक ट्रक 1400 किलोमीटर चला जाएगा, 2000 तक भी जा सकता है स्पीड। बिल्कुल और जबकि रोड पे जाएगा तो 200 मैक्सिमम 300 किलोमीटर है। बिल्कुल तो एक ट्रक अपने स्थान पर पहुंचने में 4 दिन लगाएगा। तो जिस आदमी का एक दिन में ट्रक पहुंच गया 1400 किलोमीटर, तो उसके बाद तो 4 ट्रक हो गए। बिल्कुल उसकी क्षमता थी, क्योंकि वो बड़ा आएगा, वहां से आएगा, वहां से आएगा, तो उसकी कीमत, उसको 4 गुना कीमत मिल गई। और सबसे बड़ी बात यह कि उसके डीजल के पैसे में उसका चला गया। बिल्कुल सबसे बड़ी बात और बताता हूँ, जब होता क्या है आज लो, अच्छा एक और बदकिस्मती रही, नाम नहीं लूंगा, 2-3 बड़े अच्छे बड़े बड़े जो लोग मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, गवर्नर भी रहे, ऐसे नेताओं से मेरी एक बार 2 बार मौका मिला। एक ऐसे नेता से बात हुई जब जयपुर में बीजेपी का सम्मेलन था, तो मैं उसको कवर करने जा रहा था। तो रेल में हम दोनों एक ही सीट पे बैठे, 2 सीट होती है। जी। तो मैंने उसको ये चर्चा की और समझाया, जयपुर तक समझाता चला जी। गया। और वो क्या, क्यों कंटेनर सर्विस तो है। तो उसको मैं ये समझाने में कामयाब नहीं हुआ कि भैया कंटेनर और ट्रक में अंतर है। जी। तो क्यों अंतर है वो मैं अभी ये समझा रहा हूँ। आपने गोदाम में से माल लादा कंटेनर में, कंटेनर रेलवे की एक साइट पे आके, नहीं ट्रक में हम माल लादा हमने, वो आके रुका स्टेशन पे। उसने स्टेशन पे माल उतारा, माल उतार के उसका आपने बुकिंग किया, वो सब किया। उसके बाद उसने कहा जी फलानी जगह ले जाओ साइटिंग में, जहां से तो पहले वो चढ़ा था, फिर उतरा, फिर वो चढ़ा और फिर उस जगह चढ़ा, फिर वो रेल में चढ़ा, फिर रेल से उतरा, फिर ट्रक में चढ़ा, फिर ट्रक से उतरा। तो कितने मैन आवर्स बिल्कुल उसमें खर्च हुए, टूट फूट हुई, चोरी चिकारी हुई, और उसके खर्चे वर्चे वगैरह वो सब अलग हुए। यहाँ आपने गोदाम से ट्रक भर दिया, वो ट्रक आया और रेल पे चढ़ गया, उसी ट्रक में क्लीनर भी सो रहा है और उसी ट्रक में ड्राइवर भी सो रहा है। अब वो रेलवे की जिम्मेदारी नहीं है, जैसे यात्री के सामान की रेलवे की जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल वैसे तो आपने माल ले लिया, जब उसको रसीद दे दी, उसके बाद वो आपकी जिम्मेदारी हो गई। साइडिंग पे चोरी हो गई या टूट गया या खराब हो गया तो आपकी जिम्मेदारी। तो और रास्ते में चोरी हो गया। और सब आपको ये बता दूं, देश में सबसे ज्यादा मुकदमे रेलवे लड़ता है, मैक्सिमम। तो वो ट्रक जो है, मान लो उदाहरण के रूप में चलिए कोटाई की बात लें, कि उस ट्रक को कोटा तक जाना है और कोटा से आगे उसको रावतपाटा जाना है, कोई और 50-60-100 किलोमीटर। तो वो उतरा और वो ट्रक वहां गया और उसने जाके उतार दिया और वापिस आ गया। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि सामान गया, कंटेनर गया या सामान गया, फिर वो उसको लेने आएंगे, फिर वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वो सब। यहाँ तो कुछ नहीं है, बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, और ड्राइवर रास्ते में 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर चलेगा, वो सोया हुआ होगा, रात में चलाएगा, एक्सीडेंट करेगा, सड़कें घेरेगा। सड़कों पर कितना कंजेशन होता है, कितने एक्सीडेंट होते हैं उसमें। सॉरी, वो सब खत्म, वो तरोताजा है
1000 किलोमीटर भी गया, सुबह उठा ना, रात को सोया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रक उसका लदा है, वहीं पर अंदर बाथरूम में नहाया धोया तैयार हुआ, अपना ट्रक लेके गया, अंदर माल उतारा, वापिस आ गया। तो ये उसका वो हो गया। अब आया रोड। अब रोड पे कितना पोल्यूशन करता है डीजल से, एक्सीडेंट करता है अलग। रास्ते में हमारे जो रोड्स हैं वो हाईवे नहीं है, वो गांव में से, शहरों में से, इनमें से निकलते हैं। अच्छा, हर जगह पर चुंगी चौंकी का हमारे यहाँ रिवाज था उस वक्त, आजकल तो कम है। हाँ, तो जगह जगह रोकते हैं। रोकने के लिए घंटों उनको लाइन में लगा रहना पड़ता है, रिश्वत देनी पड़ती, चोरी होती है सेल टैक्स की उसकी। अब जब आपको रेलवे में माल लगा है तब आपको पता है कि ये माल इसमें क्या जा रहा है, वो हेराफेरी नहीं कर सकता, ओवरलोडिंग नहीं कर सकता। जितने लोडिंग की हुई है उतना ही उसका आप उतना ही ले जाओगे, क्योंकि आपको उसका वजन पता है। हालांकि आपने ट्रक पर ट्रक ही पैसा लेना है, पर उसका एक मैक्सिमम वजन तो देंगे जो ट्रक की कैपेसिटी है। तो वो उसको प्रदूषण मुक्त बिल्कुल वातावरण हो जाएगा आपका। सड़कें आपकी खाली हो गई, उन सड़कों से आप बाकी जो गतिविधियां हैं जो है, तो ये हो गया। अब आया तेल का आया, तो उस वक्त जैसे ने बताया कि $1 अरब हमारा बचता है। आजकल पता नहीं कितना होगा, क्योंकि तेल तो चलेगा ही नहीं, इतने ट्रक हमारे चलेंगे। अच्छा, हमारे यहाँ त्रासदी क्या है कि हमारे इंजन भी उससे चलते हैं, डीजल से, और कोला ढो के जाते हैं जी जी। कोला कोला को हम इंजन उससे ढोते हैं। तो वो हमारा डीजल इतना ज्यादा बचेगा कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो हमारे पक्ष में हो जाए। जब बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे पक्ष में होगा तो हमारे पे दबाव नहीं पड़ेगा। अदरवाइज हमारे पास उस वक्त इसमें फिगर्स, मैं फिगर्स में जा नहीं रहा हूँ क्योंकि वो फिगर्स अब इररिलेवेंट हो गई होंगी। तो $80,000 पर मंथ का तो शायद हमको या वो ब्याज पड़ता था। वो जब हमने अच्छा, और हमारी डिपेंडेंस रहती थी कि तेल नहीं देंगे, फिर कभी वहां युद्ध हो गया, कभी कुछ हो गया किसी बात पर, तो तेल की रोज जो प्राइस बढ़ती थी तो वो एक प्रॉब्लम हो गई, तो वो बच गया। अच्छा, अब आया प्रदूषण, मैंने बता दिया। अब आया ऋण मुक्त। अब जैसे इन्होंने बताया कि रेलवे के पास बेइंतहा, रेलवे सबसे बड़ा लैंड ओनर है देश में, तो उसकी जमीन जो है फालतू पड़ी। अच्छा, फिर रेलवे भंडारण का भी सबसे बड़ा, उसके बाद ये जितना माल जाता है उसको गोदामों में रखना पड़ता है, उन गोदामों की भूमि गिरी हुई है, उसमें कितना स्टाफ है, ना तो भंडारण करने की जरूरत, ना स्टाफ लेने की जरूरत, ना रिश्वत लेने देने की जरूरत। कोई प्रश्न कर सकता है अभी कि जो छोटा सामान ले जाने वाला है वो क्या करे, वो कैसे बुक करे, तो उसका मैं अलग से आपको दूंगा। तो सिर्फ बंबई में ही इतनी भूमि है कि सिर्फ बंबई की भूमि को बेचना नहीं है, वो करते उस पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दे, नीचे रेलवे का ही नेटवर्क रखें, उसके ऊपर रोड का नेटवर्क करें जैसे जर्मनी में है, और उसके ऊपर आप बिल्डिंग बना दें। उस वक्त 1,00,000 रुपया पर वर्ग मीटर का भाव था बॉम्बे में। और उस वक्त जो अरब देश के लोग वो थे, ये लोग भी शेख, इनको बड़ा शौक था कि बॉम्बे में फ्लैट हो, और हांगकांग की तो बात मैंने तो वो बड़ी तेजी से लेना चाहते थे। और
बॉम्बे में 40 वर्ग किलोमीटर जमीन है जो फालतू है। जी। और वो जो जमीन है, अगर वो बेच दी जाए, उसको जैसे इस तरह का यूज कर लिया जाए, तो आप समझ लीजिए कि कितना उसका वो होगा। और ये तो सिर्फ बॉम्बे है, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ और बड़े बड़े शहर, उनमें और जमीन तो आज सब जगह चाहिए। बिल्कुल। उस जमीन का आप उपयोग करें। आपने अच्छा, वैसे ही पड़ी है रेलवे की शेडिंग्स में, इतना लोहा पड़ा है, स्टील पड़ा है जो चोरी होता है, उसको इकट्ठा कर जाए तो एक स्टील मिल लग सकती है। और रेलवे के जो वैगन है, 5,000 वैगन थे उस वक्त, आज के उनकी दोनों तरफ की साइडें काट के स्टील मिल गए, स्टील मिल गए। जी। और कितना बड़ा उद्योग चल जाएगा आपका। भवन निर्माण होगा तो सीमेंट उद्योग चलेगा, स्टील उद्योग चलेगा, इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, और सब चीजें जो होंगी वो होगा। अब आया जो मैं बता रहा था कि आज तक क्या है, आप रेलवे में जाती हैं तो आप अपने साथ कुछ सामान ले जाते हैं, तो मर्चेंडाइज ले जाने की भी आपको इजाजत है। वो 30 किलो कहते हैं कोई, पर इसको वो मर्चेंडाइज क्या है, इसकी आज तक कोई परिभाषा नहीं है, आज तक नहीं है। अब जैसे मेरा ही घर है, तो हम लोग कोटा में हुआ है, तो वहाँ गेहूं हुआ, तो जो आया वो 20-30 किलो गेहूं ले आया। कोटा का ऐसा, उस वक्त ये था, हम लोग जब बच्चे थे तो रात को गाड़ी देहरादून एक्सप्रेस चलती थी, रात को 10 बजे, वो सुबह 6 बजे कोटा पहुंच जाती थी। और कोटा से 10 बजे चलती थी सुबह 6 बजे, तो सब्जी भी वहां से आ जाती थी, फार्म से। कोई भी आते जाता परिवार था, कभी कोई चावल आ गया, दाल आ गई, जो हो गया, तो वो लाना अलाउड नहीं था। टीटी की मर्जी है, वो आपको अलाउ कर दे, उसकी मर्जी है नहीं करे, तो और या कुछ 2-4-5 रुपए लेके छोड़ दे, तो वैसे। तो हमने जो इसमें कहा कि जो पुस्तक में है, उस वक्त, मैं अगर गलत नहीं हूं, तो 20,000 करोड़ रुपए टोटल, उसकी टोटल खर्चा रेलवे पर था। और ये जो प्रणाली है, इसमें 20,000 करोड़ से ज्यादा की आमदनी होती है, तो रेलवे के किसी कर्मचारी को हटाने की जरूरत नहीं। आप उनको कहिए कि आप तो हर रेल के डिब्बे में एक आदमी बैठ जाओ, बस। सो और किसी से कोई टिकट लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना पैसा आपके पास आएगा, आपको टिकट क्यों लेनी। और हर आदमी को आप 50 किलो के करीब वजन ले जाने के लिए एक जगह बीच में बना लें, कि अगर आपका सामान ले जाना है तो ले जाए। अब एक आदमी पिलखुआ में, मान लो उसके पास आम के 3 पेड़ है, 4 पेड़ है, तो वो कितने खाएगा? पिलखुआ में तो बिकेगा, पड़ जाएगा। वो गाजियाबाद में आके बेचेगा, दिल्ली में बेचेगा, उसकी टिकट तो लगनी। खिलौने कोई बनाता है, कोई हैंडीक्राफ्ट बनाता है, कोई छोटी चीज बनाता है, वो शहर में जाएगा, अपना बेच देगा। तो वो एक्टिविटी कितनी जगह। और सबसे बड़ी बात जो होगी, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर हो जाएगी। अब आप, एक आदमी बॉम्बे जाता है, अब वो घर इसलिए नहीं जा सकता कि उसको पैसा नहीं है जाने को। अगर उसको रेलवे में फ्री जाना हो गया, तो जब वो चाहेगा, जो लेबर चाहेगा जाएगा, लेबर चाहिए तो आ गई, नहीं चाहिए तो चली गई। अब वो उसको काम नहीं भी मिल रहा तो भी बेचारा पड़ा है, इंतजार कर रहा है, और या कम दाम पर भी काम करने को तैयार है, कम मजदूरी पर भी। या उसके गांव में कुछ 4 और लोग हैं जो आना चाहते हैं, तो कहता भैया अभी मैं देख लूं,
इससे करके टूरिज्म, कितना लोगों का आवाजाही बढ़ जाएगी। तो ये एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत जबरदस्त बढ़ी। रेलवे के दोनों तरफ इतनी जमीन है, उस पर कॉलोनीज बनाई जाती हैं वो सब। इसके बाद एक और है कि रेलवे के डिब्बे में आपने देखा होगा एक जंजीर चेन होती है जो खींचते हैं, उसको खींचने वाले में जुर्माना भी होता है। आज तक कभी किसी पे जुर्माना नहीं हुआ, क्योंकि जो खींचते हैं वो तो भाग जाते हैं। जी बिल्कुल। और अगर कोई बाई चांस जेन्युइन खींचता है तो फिर जेन्युइन तो खींच ही सकता है, बिल्कुल तो कोई उसका कोई, तो उससे आज तो फोन है, आप कंडक्टर को वहां बिठाइए, कोई खींचेगा क्यों, और कई बार वो खींचती भी नहीं हर एक से, जी, तो वो कंडक्टर अपने आप ही उसको फोन करेगा, भाई गाड़ी रोक दे, ये प्रॉब्लम यहाँ हुई है। तो वो समस्या इस तरह की खत्म। अच्छा, और क्या है इसमें, आपके मन में कुछ आता हो तो वो। जी जी बिल्कुल, मैं जानना चाहूंगी यहाँ पे मनोहर सर, आपने देखिए भारत सरकार की पत्रिका योजना में एक तरह से इसकी समीक्षा छपी और एकदम से इसे क्रांतिकारी परिकल्पना भी कहा गया। ऐसी क्या वजह रही, और जिस तरह से आपने अभी डिस्क्राइब भी किया, अगर हम डाटा पर ना जाए, स्टैटिक्स पर ना जाए, तो और अगर उसको उस दौर के स्टैटिक्स को आज के दौर में कंपैरिजन करें, इसी को कन्वर्ट कर ले, तो मिलियंस ऑफ मिलियंस का फायदा भारत सरकार को हो सकता है। और दुनिया की सबसे चौथे नंबर की सबसे बड़ी रेल व्यवस्था हमारे देश में है। जब ये सरकारी सारी काम हो रहे थे, आपका खुद मंत्रियों के बीच, मिनिस्ट्रीज के बीच में उठना बैठना था, आप उन्हें ये एक्सप्लेन भी करते रहे। ऐसी क्या वजह रही कि सरकार ने आपकी इस योजना को इम्प्लीमेंट नहीं किया अपनी रेल व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए? और आपने कितने सारे जो इसमें सारे कंपोनेंट ऐड किए कि हमारी सड़कें पोल्यूशन फ्री हो सकती थी, लेबर बच सकती थी, करप्शन बच सकता था। तो जब हर तरफ से ये प्लस पॉइंट के साथ ही जब ये योजना मौजूद है हमारे सामने, सरकारों ने क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया? क्या करप्शन का एक जरिया भी था? क्योंकि आपकी योजना करप्शन रोकने का भी काम कर रही है मनोहर सर। हाँ, सबसे बड़ी बात यही है कि जी ब्यूरोक्रेसी इसके पक्ष में नहीं थी। जी क्या होता है कि हमारी व्यवस्था चलती है, उसको एक शब्द है रसीट। जी रसीद पर सब कुछ चलता है। आपको शायद जानकारी हो या नहीं हो, कभी आपने रेलवे में माल बुक कराया है? नहीं। रेलवे में जब आप माल बुक कराते हैं, तो माल बुक कराने के लिए आपको, मेरा एक टाइम में ऐसा था कि हमारे परिवार के पास कुछ मर्चेंडाइज की एजेंसीज थी, तो मेरा कभी, हालांकि मेरी उसमें रुचि नहीं थी, पर कभी कभार आना जाना पड़ता था कभी। तो माल बुक कराने के लिए आपको देनी पड़ती, यार मेरा जरा ये ले जा यार, जल्दी दे दे, और जी ठीक से चढ़ा देना, वहां रखना, तोड़ना। और छुड़ाने में तो बिल्कुल है, छुड़ाने में क्या था, आप रसीद लेके गए तो उसको दिखाया ही रसीद, तो रसीद के ऊपर उस जमाने में अठन्नी रखनी पड़ती। ओके पहले अठन्नी रखोगे तो वो लिखेगा, और वो सिर्फ इतना बताएगा कि माल उतरा या नहीं उतरा, बस। नहीं, सॉरी, वो ये बताएगा कि आपकी रसीद ठीक है, इसका किराया पैसा दिया हुआ है, रसीद है, सब ठीक है। उसके बाद वो अगले डेस्क पे जाएगा, वहां अठन्नी रखनी पड़ेगी कि माल उतरा है कि नहीं उतरा है। फिर तीसरे डेस्क पे जाएगा, फिर अठन्नी देनी पड़ेगी कि माल कहाँ उतरा है, और नहीं उतरा तो आप लौट गए जहां से भी। जी और जब इमरजेंसी लगी तो ये 8 आने 2 रुपया हो गया था, क्योंकि उन्होंने कहा जी रिस्क बढ़ गया है। जी तो ये जो करप्शन थी, इस करप्शन को कोई खत्म नहीं करना चाहता। बिल्कुल टीटी, आप टीटी देखिए कितना पैसा वो बनाते, वो खत्म। बिल्कुल तो रेलवे की, हमने तो बल्कि इसमें इसमें
टिकट काउंटर खत्म, बिल्कुल टिकट लेने की जरूरत ही नहीं। पर चलिए, अदरवाइज भी हमने, अगर मान लो उनका, अगर आपने किराया भी लेना है, तो हमारा कहना यह है, इसमें लिखा है कि आपको टिकट लेने की क्या जरूरत है। बस में तो आप टिकट नहीं लेते, जब अंदर जाते हो जी तब टिकट लेते हो, टैक्सी वाले को जब उतरते हो तब पैसा देते हो। रेलवे में पहले से क्यों देते हैं? घंटों लाइन में खड़े रहते हो आप, पहले टिकट लेने आते हो। ये आप गाड़ी में बैठ जाइए, वो आएगा कंडक्टर, आपसे टिकट ले लेगा। बिल्कुल तो आप बिना बात के ही, एक 16 लाख कर्मचारी थे उस वक्त, इतने कर्मचारी बिना बात के जो, अच्छा, और हमारे यहाँ एक वो खलासी जो चेक करता है, टिक टिक करता है, उसके बाद सफाई कर्मचारी, फिर असिस्टेंट टीटी, फिर टीटी, फिर चीफ टीटी, इस तरह करके, और उसके बाद ही विदाउट टिकट चलता। अब यहाँ पर मैं चाइना की प्रेस करना चाहता हूँ वो आपको। जी चाइना में हर डिब्बे में आप जाओ, हर डिब्बे के बाहर एक लड़की खड़ी है, वो आपकी टिकट चेक करेगी। जैसे उसने आपको बिठा दिया अंदर, अंदर 4 टॉयलेट होते हैं, तो 3 चारों बंद होंगे। वो आपकी टिकट चेक करेगी, उसने सब किया, और उसने टीटी की ड्रेस पहनी हुई है। फिर जब गाड़ी चलेगी, वो अंदर आएगी, और अंदर आके वो टीटी की ड्रेस बदल के वो अपने साधारण कपड़े पहनेगी, उसमें एक एप्रन डालेगी, और वो आपके पास चाय बेचने आएगी। नहीं, सॉरी, उससे पहले वो सफाई हुई है, पर वो सफाई करने आएगी, और आपकी सीट पर एक एक पॉलिथीन टांग जाएगी। पुरानी बात बता रहा हूँ, जी ताकि आप कुछ खाओ या कुछ करो तो उसका कूड़ा इस पॉलिथीन में फेंको। सफाई करके जाएगी, फिर वो चाय बेचने आएगी, साथ में कुछ सामान है। आपके डेस्टिनेशन आ रहा है, तब वो बिल्कुल एयर होस्टेस की तरह सज के आती है, और वो कहती है मेरे पास आज ये सोविनियर्स हैं। वो सोविनियर्स बेचती है। फिर वो आपका डेस्टिनेशन आने वाला है, फिर वो चली जाएगी, और फिर वो अनाउंस करेगी कि आज मेरे पास सेब है, या आम है, या ये वाला फल है, तो जिसको लेना है वो, तो वो क्या करेगा, 3, अच्छा, जब वो अंदर आएगी तो 3 टॉयलेट खोल देगी। एक टॉयलेट उसका अपना कैबिन है, उसमें उसका अपना ये सब सामान। आप उतरते जाओगे, आप फल की पेटी लेनी है, वो 5 किलो 10 किलो जो भी उसने हो, तो एक ही व्यक्ति सब काम कर रहा है। वो टिकट चेकर भी है, वो सफाई कर्मचारी भी है, वो सोविनियर बेचने वाला भी है, वो चाय बेचना। हमारे यहाँ एक के ऊपर एक के ऊपर एक, उसके बाद भी गंदगी की गंदगी। आप किसी को कह दो, टीटी को कहेगा अच्छा बुलाता हूँ, उस सफाई कर्मचारी को बुलाएगा, वो आएगा। बिल्कुल क्या, चलो ये थोड़ा अलग से हटके मामला हो गया। तो इस तरह करके हमने जो, हाँ, जो प्रश्न आपने पूछा था, तो एक तो ये था। दूसरा, जल्दी से समझ भी नहीं आता, क्योंकि इसमें आपको अचंभा होगा। उनका ये कहना है कि 1996 तक जो अंग्रेजों ने टाइम टेबल बनाया था, हमारे देश में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने रेलवे का टाइम टेबल जिसको बनाना आता हो। वो अंग्रेज तो स्टेशन पे जाते थे, 2-2 घंटे, 1-1 घंटा, आधा-आधा घंटा ट्रेन खड़ी रहती थी। तो हमने क्या किया, उसका टाइम कम कर दिया, और दूसरी ट्रेन को उसमें एडजस्ट कर लिया। मतलब हम नया टाइम टेबल नहीं बनाया, बिल्कुल उसी टाइम टेबल को वो करके, एडजस्ट करके हमने उसको वो कर दिया। पहले लूप लाइन से ट्रेन आती थी, जैसे कोटा पे आई तो बूंदी से आनी है, तो ट्रेन खड़ी रही, आधा घंटा 2-2 घंटे खड़ी रहती थी। और मजेदार बात, हमने इसमें ये लिखा है, टाइम जरा कम ही है, कि गाड़ी चली बॉम्बे फ्रंटियर मेल,
वो वहां पहुंच गई और वो रात भर खड़ी रही, मतलब उसकी यूटिलाइजेशन 12 या 13 घंटे हुई। इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं ताज एक्सप्रेस का पहला यात्री था। जी। आपको पता नहीं ताज एक्सप्रेस ट्रेन का याद है या नहीं। सबसे अच्छी जो बड़ी ट्रेन चली थी सुंदर, जो आजकल अच्छी नहीं रही, दिल्ली से आगरा तक, उसका नाम था ताज एक्सप्रेस। बहुत बढ़िया ट्रेन, 5 रुपए की टिकट होती थी, 5 रुपए का उसमें ब्रेकफास्ट मिलता था, बहुत बढ़िया। और रात को 5 रुपए का डिनर मिलता था, 5 कोर्स, जिसमें सूप भी देंगे, वो जैसे 5 स्टार होटल ऐसा होता था। खैर, वो ट्रेन दिल्ली से चलती थी, आगरा जाती थी, तो 3 घंटे में पहुंचती थी। और शाम को 3 घंटे, 7 बजे चलती थी, 10 बजे दिल्ली पहुंचती। तो कितना हुए? 6 घंटे। इतने बढ़िया ट्रेन का यूटिलाइजेशन 6 घंटे। तो जब माधवराव सिंधिया रेल मंत्री बने तो मैंने उनको कहा, जी ये क्या बकवास है, आपकी ये ट्रेन जो है वहां खड़ी रहती है, व्हाई कांट इट गो टू अप टू झांसी और झांसी से वापिस आ जाए। आपकी बात तो ठीक है, पर वो क्या किया, आपका रेल मंत्री तो रेलवे मंत्री होता है, वो ग्वालियर तक ले गया, झांसी पर भी नहीं। तो 5 घंटे हो गया ग्वालियर। और उसमें भी उन्होंने क्या किया कि 2 घंटे जो 2 डब्बे थे वो खोल दिए, बाकी ट्रेन बंद कर दी। अब जब ट्रेन बंद होती है तो सबसे ज्यादा चोरी ट्रेन में तब होती है जब यात्री बैठे होते हैं, तब चोरी होगी। तो यूटिलाइजेशन जो है उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। जो अंग्रेजों के जमाने चला आ रहा है, इतने बजे आएगी, इतने बजे चली जाएगी, वो खड़ी है, क्यों भाई वो ट्रेन झांसी तक क्यों नहीं जा सकती थी, या और थोड़ा आगे भी क्यों नहीं जा सकती, वो आए और वापस ले जाए। तो इस तरह करके हमने वो किया। तो दूसरी बात, उस वक्त इन्होंने थोड़ी सी कोशिश की कोंकण रेलवे में, फिर ये पता नहीं क्या हुआ, फिर इन्होंने जब अभी मोदी जी आए तो मैं पहला व्यक्ति था उनको जो अनऑफिशियली, जो मैं उनको भेंट करने गया था, बधाई देने भी गया था, मैं पुराने मित्र थे, तो मैंने उनको ये पुस्तक भेज दी। अच्छा, मोदी जी से भी ये डिस्कस होता रहता था जब वो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी होते थे, तो हम सबसे डिस्कस करते थे, उनसे भी कर। तो मैंने उनको ये किताब दी, मैंने कहा जी ये देखो जरा फिर से कुछ हो। तो उन्होंने थोड़ा सा पहले बिहार में कुछ किया है और अब वापिस से गुजरात से थोड़ा महाराष्ट्र तक कुछ किया है, छोटे छोटे जी। पर जो जिस बड़े स्केल पे हम करने की बात करते थे, वो ये उस पर ये मामला नहीं हुआ, पर शायद धीरे धीरे हो जाए। और बिल्कुल, क्योंकि मनोहर से जिस तरह से एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ है गुजरात से महाराष्ट्र का और बिहार में हुआ है, तो जब स्मॉल स्केल पर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा तो रेलवे व्यवस्था इसको दुरुस्त करेगी, क्योंकि जब सरकार की नीयत अगर साफ हो तो इसको पूरे राष्ट्रीय लेवल पर ले जाना मुश्किल नहीं है, बस वो ट्रायल उनका कंप्लीट हो जाए। नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसलिए नहीं है कि हमारी जो है डबल लाइन सिस्टम है, हमारी मैक्सिमम जो रेल है वो डबल लाइन है, इधर से आ रही है, इधर से जा रही है आपस में। इसमें हमारी 2 बड़े मेन बातें हैं। एक तो यह है कि जो हमने योजना दी थी उसमें एक भी पैसा विदेशी मुद्रा का यूज नहीं होना। हमने अपने पास जो है उसी को वो यूज किया था कि यही रेल की पटरियां, यही डिब्बे, यही इंजन। आप देखिए, हम हर रोज हर 2 दिन में एक इंजन बनाते हैं उस वक्त, आज मेरे को पता है, और एक दिन में 3 डिब्बे बनाते हैं। तो एक इंजन 2 दिन में बना और 6 डिब्बे बन गए। तो इसका मतलब हर हफ्ते तो हम एक ट्रेन चला सकते हैं जी। हमारा कहना था कि हर ट्रेन की जो स्पीड है वो एक सी कर दी जाए, कोई वीआईपी ट्रेन नहीं और कोई गरीब ट्रेन नहीं जी।
अभी आप क्या होता है, राजधानी एक्सप्रेस आ रही है जी, गाड़ी साइड में लगा दो। गाड़ी की मैक्सिमम प्रॉब्लम तब आती है जब वो रुकती है और फिर उसको जब वो पिकअप लेती है, जी उसमें उसका टाइम लगता है। एक ही स्पीड पे गाड़ियां चले जा रही हैं, किसी स्टेशन पे कोई ट्रेन नहीं रोकनी, मत रोकिए, वो चली जाएगी, दूसरी रुक जाएगी। तो उस जैसे लोकल ट्रेन नहीं एक के पीछे एक के पीछे एक पीछे जाती है, कोई थोड़ी ना मना करती है, ना तो इंजन मना करता है, क्योंकि 36 घंटे की भी हमारी जर्नी है जो इंजन 36 घंटे लेके जाता है। और ट्रेन पटरियां भी हमारी जो है वो फिश प्लेट वाली पटरियां नहीं है, वो किसी जमाने में होती थी। आज एक आप जानती हैं पता नहीं एक थर्मेट प्रोसेस होता है, जी बिल्कुल थर्मेट प्रोसेस जब उसको जोड़ते हैं रेल की पटरी को, वो ओरिजिनल जो पटरी है उससे भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। जी तो आप उसको आधे आधे घंटे बाद, जैसे भी यात्री आपके पास कमी नहीं है ना, आप क्यों उनको ठूस के ले जाने, आप तो उनको जब जैसे आपकी बस भर गई आप बिल्कुल प्रॉब्लम यहाँ आती है, आप जबरदस्ती उनको ठूस रहे हैं बोरियों की तरह। आप उसको सुविधा दीजिए, और जो सुविधा चाहता है आप अगर फ्री, जिसमें हमने लिखा है कि आप फ्री करिए, पर अगर सबके लिए कोई कहता है मैं तो एसी में जाऊंगा, अच्छा भैया एसी के लिए तुम पैसा दे दो, कुछ डिब्बे आप उनके लिए लगा दीजिए जो फर्स्ट एसी में जाना चाहते हैं, सेकंड जनरल पब्लिक के लिए वो कर दीजिए। तो वो उसका, तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो नहीं चाहती, ये जो रसीद सिस्टम है वो खत्म नहीं करना चाहते। रिसीट सिस्टम पूरा का पूरा करप्शन है एक तरह हाँ, से मनोज सर। हाँ, और वो उस वक्त का 50 पैसे जो थे पर सीट के हिसाब से आज वो 500 रुपए में कन्वर्ट हो चुका है बहुत आसानी से। तो वो उसको वो करना नहीं चाहते। अच्छा, जबकि हमने उनमें ये भी कहा है कि जितने भी लोग हैं उन सबको उनकी नौकरी में कोई इस पे असर नहीं पड़ेगा, और वो सब वो करेंगे, सिर्फ उनकी ड्यूटी बदल जाएगी उनको, पर उनको वो बीच में रिश्वत नहीं मिलेगी। हमने उसमें यह भी लिखा है कि उनको तनख्वाह अच्छी मिलेगी, क्योंकि जी रेलवे के पास भी तो पैसा आएगा, वो एक्स्ट्रा जी पैसा वो उनका। अच्छा, फिर एक और भी इसमें बात है, रेलवे को भी आज जो सबको उनको मकान देने पड़ते हैं, क्वार्टर देने पड़ते हैं, वो जरूरत नहीं है, बिल्कुल वो जब मर्जी अपने घर चला जाएगा, बिल्कुल आके ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा, या जहां पर होगा वहीं ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा। तो भंडारण वाला जो मामला है वो बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम। सिर्फ कुलाबा में, बॉम्बे में 3 किलोमीटर जमीन ऐसे घेर के रखी हुई है, जंक पड़ा हुआ है जी कुलाबा। आप सोचिए क्या उसका भाव होगा। बिल्कुल। तो अच्छा, फिर बहुत सारे सवालात हैं मनोहर सर। वक्त की कमी है, लेकिन आपने इतने लिमिटेड वक्त में जब आम जनता को ये बात समझा दी तो वाकई ही ये बहुत क्रांतिकारी परिकल्पना है। ना जाने क्या जानबूझ के बाबूशाही ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, सरकारों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि बहुत से चुनाव तो केवल सरकारी नौकरियां निकालने पर ही लड़े जाते हैं। रेलवे भी उन्हीं में से एक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कर्मचारी सिर्फ भर्ती किए जाते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता, लेकिन उन्हें तनख्वाहें बेहिसाब दी जाती हैं खाली बिठाकर। और आपने एग्जांपल दिया कि चाइना का मॉडल हम इसमें एप्लीकेबल कर सकते हैं, ना भी चाइना का करे तो अपने देश के हिसाब से उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल ये है मनोहर सर, भारतीय रेल व्यवस्था जो दुनिया में चौथी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है, और अगर हम पाकिस्तान रेल व्यवस्था का कंपैरिजन करें तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं? क्योंकि पाकिस्तान की मैंने कुछ वीडियो देखी थी कल, उनकी तो आज भी एक हिस्से से ट्रेन जाके दूसरी तरफ घोड़ा गाड़ी से भी जुड़ती है, कुछ हाँ, प्लेटफॉर्म अभी भी इस तरह के हैं। जी हाँ, वहाँ अभी भी है ये घोड़ा जी गाड़ी वाली ट्रेन है। जी वो तो कोई कहीं उनसे तो हमारा कोई कंपैरिजन है ही नहीं। एक तो वो कंट्री भी बहुत छोटी है, और उनकी, और वहां पर तो बस सिस्टम उनका रोड का भी वो सब कुछ नहीं है। अगर वो टाइम नहीं है तो नहीं, तो मैं उनका एक मेरी को महिला मिली थी जिम्बाब्वे में, जी उन्होंने उनकी रोड की उन्होंने ये कहा था कि जीवन में मैं कभी पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, वो पाकिस्तानी थे। जी तो
वो है, मैं अगर आपके पास टाइम हो तो मैं आपको लाइटर जोक एक सुनाना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल, अभी 2-3 मिनट है हमारे पास अभी। क्या हुआ, एक बार पार्लियामेंट में, अगर आपको पता हो तो पार्लियामेंट में रेलवे का एक काउंटर है, जब जी मेंबर पार्लियामेंट और उनसे उनके संबंधी टिकट बुक कराते हैं। तो एक बार मेरे को ऑफिशियली कानपुर जाना था, मैंने रेलवे से वहाँ टिकट बुक कराई। तो टिकट थी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की, कानपुर जाना था। तो मैं वहां गया, तो जो थी बोगी, मतलब जो, तो मेरा कहीं नाम नहीं था रिजर्वेशन का। तो मैं घबराया, मैंने कहा पार्लियामेंट से रिजर्व हुई है ना, चार्ट में नाम नहीं है। तो वो पता लगा जी आपका उस चार्ट में नाम है जो नई दिल्ली से चलती है ट्रेन। तो खैर, क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला था, तो अंदर से गलियों से निकल के मैं फटाफट, वो लगभग बराबर बराबर के टाइम पे चलती थी, मैं पहुंच गया बाय द टाइम वो ट्रेन मूव ही करने वाली थी, मैं पहुंच गया, मेरा नाम चार्ट में बाहर लिखा था, मैंने ट्रेन बोर्ड कर ली। जब बोर्ड गई, थोड़ी देर बाद वो टीटी आया, कहता जी ये टिकट तो आपका इस ट्रेन का नहीं है, आप तो विदाउट टिकट हो। मैंने कहा ये मेरे पास टिकट है। कहते जी इस ट्रेन का नहीं है। मैंने कहा मेरा नाम क्यों है चार्ट में? बिल्कुल। चार्ट में जब मेरी टिकट नहीं है तो इस चार्ट में मेरा नाम कैसे है? कहता हाँ जी वो तो है, मैं आपको नई टिकट दे सकता हूँ। मैंने कहा मैं तो नई टिकट नहीं लूंगा, क्यों लूं? ज्यादा ठीक है। ज्यादा बात अगर कोई पैसे के डिफरेंस की है तो मैं वो डिफरेंस दे दूंगा उसकी रसीद। तो हमारी इस बात पर थोड़ा झगड़ा जी सा, कहासुनी सी हो रही थी। जी तो हमारे एक दोस्त हैं, पांडे जी थे उनका नाम, वो इससे चित्रकूट के बांदा से, वहां से वो एमपी थे। तो बहुत दोस्त थे, तो उन्होंने मेरी आवाज पहचानी, दूर से उन्होंने आवाज दी, अरे पुरी जी हो क्या? मैंने कहा हाँ। कहते क्या होता है, इधर आओ। मैं वहां गया, कहते क्या है? मैंने कहा, कहते कोई नहीं छोड़ो आप। उसने टीटी को भी बुलाया। तो एक एमपी को एक कंपेनियन फ्री होता है, आपको जानकारी है? जी 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 कहते मेरे साथ कोई नहीं है, आप आ जाओ यहाँ। तो खैर मैंने वो कर लिया, मेरी यात्रा हो गई। खैर उसने वो टिकट बेच भी दी होगी, या जो भी सीट तो बिल्कुल। थी हो। तो जब मैं लौट के आया, मैं मधुसूदन को मिला। मैंने कहा जी मैंने, ये मेरी टिकट है और मैंने इसमें यात्रा नहीं की, मेरा पैसा रिफंड। कहते पुरी जी आप अप्लाई कर दो। मैंने अप्लाई कर, तो कहते यार आपने यात्रा तो की थी। मैंने यात्रा तो मैंने की है, मैंने यात्रा एज ए कंपेनियन की है, और कंपेनियन की टिकट लगती नहीं है। जी तो कहीं महीने तक ये जोक चलता रहा कि पैसे तो नहीं दिए। मतलब ये हालत है रेलवे की, और ये पार्लियामेंट की बिल्कुल। टिकट किसी गाड़ी का है, चार्ट किसी में है, उसका कोई वो नहीं है, तारतम्य नहीं है। तो तो सरकार की जो कह सकते हैं व्यवस्था किस तरह की है, ये इसी आपके जोक क्या, ये तो सच्चाई है मनोहर सर। इसी से समझ में आ सकता है कि जब आप संसद से एक टिकट बुक करवाते हैं, तब उस टिकट का क्या हाल होता है। तो उस रेल व्यवस्था को इस तरह की क्रांतिकारी परिकल्पना समझ आनी भी नहीं थी। हाँ, और ये अगर वो एमपी मेरे को नहीं मिलता तो जी मेरे लिए तो समस्या हो गई थी, बिल्कुल। ना तो मैं जा सकता, ना उतर सकता, ना कुछ कर सकता। जी, इवन इवन पैसे का भी, क्योंकि जब हाँ, जाना ही था तो जाहिर सी बात है दूसरी टिकट भी लेनी पड़ती। नहीं, उसने ये तक कहा कि अच्छा मैं आपको अलीगढ़ पे उतार दूंगा। मैंने कहा अलीगढ़ में मैं दोबारा उस ट्रेन में बैठूंगा, फिर वो जी कहेगा कि आपकी यहाँ बुकिंग नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि चार्ट तो इधर लिखा हुआ है, तो आपका तो इसमें कोई फॉल्ट था ही नहीं मनोहर सर। ये तो उनके कर्मचारी जिनको ये चुनाव के दौरान की भर्तियों के दौरान भर्ती करके रखते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है। आप बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर सर, हमें ज्वाइन करने के लिए और ट्रक वाहिनी रेल व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इस पर कुछ काम करे
हालांकि उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है और ये वाकई ही बहुत क्रांतिकारी है। और जिस तरह से आपने इसमें कवर किया कि एक तो करप्शन खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, दूसरा सड़कें हमारी पोल्यूशन फ्री हो जाएंगी, हमारे डीजल का जो एक एक्स्ट्रा वो उस पे हमारा बचाव हो जाएगा, जो भूमि है रेलवे के पास उसका एक इस्तेमाल सही मायने में हो सकता है, स्टील जो अननेसेसरी इतना जंकयार्ड बना रहता है उसको यूटिलाइज किया जा सकता है, कर्मचारियों की जो अननेसेसरी भर्ती होती है केवल और केवल चुनाव के मद्देनजर उस पर एक रोक लग सकती है। तो बहुत सारे आपके इतने शानदार पॉइंट है मनोहर सर की सरकार ने शायद चाहती ही नहीं थी, ना तो वो प्रॉफिट में लाना चाहती है, क्योंकि कोई भी सरकारी जो महकमा होता है वो प्रॉफिट में नहीं होता, तो उसमें भी अपने आप में करप्शन होता है, क्योंकि वो भी एक सरकार की तरफ से पैसा जाता है। तो ये सारा का सारा भ्रष्टाचार का एक खेल है और उम्मीद करते हैं जी। एक दुख की बात यह है कि अभी इन्होंने, मेरे को कोई सूचना नहीं है कि आपने मेरी योजना को लागू कर रहे हैं जी कम से कम। और इसमें बल्कि शिकायत एक बार इन्होंने दिल्ली में भी यूज किया था जी। तो मैं बताता हूँ, दिल्ली में इन्होंने यूज किया और फेल हो गया, क्योंकि दिल्ली के बाहर से बाहर लाना चाह रहे थे ट्रक, बड़ी कंजेशन होती है। तो मेरे को कहा अरे वो तो हुआ नहीं। मैंने कहा भाई हमने आपको ये नहीं कहा था कि इतना ऊंचा ट्रक भर के, हमारी पुस्तक में ये नहीं लिखा, हमारी पुस्तक में लिखा है वो वैगन के अंदर डाल के आप भर के ले जाओगे। आपके पुल, ये तो आपको बताया ना कि आपकी पुल की ऊंचाई कितनी है जिसके नीचे से ट्रेन गुजरनी है, ये आपकी इलेक्ट्रिक पोल कितने हैं वो है। तो आपके इलेक्ट्रिक पोल इसी में टकराएंगे तो ये ट्रक में बिजली नहीं आएगी, या वो है। तो आपने अपना उठाया और ट्रक चढ़ा दिया, और लदा हुआ ट्रक है, कितना लदा ये भी नहीं सोचा। तो मैंने कहा ये ऐसे ही होगा जब जो मौलिक सोच वाला उससे ना पूछ के आप अपने आप करोगे। बिल्कुल आपने सही कहा मनोहर सर, क्योंकि देखिए जिन सरकारों ने आज तक अपना रेलवे टाइम टेबल तक नहीं बनाया और अंग्रेजों के दौर का ही चला रहे हैं, तो आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो स्टैटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी नई स्कीम को अप्लाई करेंगे तो बहुत मतलब बहुत अलग। हर एक बंदा ये कहता अरे ये क्या जरूरत है ट्रक की, वो तो कंटेनर ही है। वो समझ नहीं पाया कि कंटेनर को ले जाने में और उस पर लाने में अंतर है। बिल्कुल बहुत बहुत बड़ा अंतर है और बहुत माइन्यूटली इस पर काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। काम करना मुश्किल नहीं है मनोहर सर, बस नियत होनी चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और पूरे पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए। और हमने बड़ी डिटेल में, तो मैं ज्यादा, ये तो मोटी मोटी बात हमने किया जी। बड़ी डिटेल में एक एक बात लिखी हुई है कि यूं करेंगे ये होगा, इस पर ये होगा, जैसे बिल्कुल उपन्यास आप पढ़ते हैं ना। तो ये उसने मेरे को कहा भी यही कि देखो भैया आपको एक उपन्यास लिखना है और ये इतना सरस है, अगर आप जो कोई पढ़ने बैठता है वो उसको पूरी पुस्तक पढ़ के जाता है, क्या उसमें स्टैटिस्टिक्स भी आते हैं पर वो उसको आनंद आता है। बिल्कुल इंटरेस्ट वाली बात है। एक्चुअली एक क्रांतिकारी परिकल्पना को आपने मनोरंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह से प्रेजेंट किया तो हर भारतीय को जो भी पढ़ेगा उसे बहुत आसानी से समझ आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर सर हमें ज्वाइन करने के लिए और अपनी बुक ट्रक वाहिनी रेल व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए। और किस तरह से अब ये तो नरेंद्र जी का भी हमें आभार प्रकट करना है कि आपका अपहरण अगर वो नहीं करते तो 3 दिन के अंदर आप इतने शानदार पुस्तक नहीं लिख पाते जो पूरी तरह से हमारी रेल व्यवस्था को बदलने में सहायक है, बशर्ते सरकार इस पर अपनी साफ नियत से काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर सर। नमस्कार। तो वर्ल्ड 360 विद मनु में आज हमने बात की मनोहर पुरी जी के उपन्यास ट्रक वाहिनी रेल व्यवस्था। इसमें उन्होंने बताया कि जो स्वर्गीय नरेंद्र किशोर जी हैं जो स्टैटिक्स के साथ उनके पास पहुंचे कि हमें एक तरह से उनका अपहरण किया, उन्हें बताया नहीं कहाँ लेकर जा रहे हैं, और जब पहुंच गए डेस्टिनेशन पर वहां जाकर कहते हैं कि 3 दिन में आपको ये किताब लिखनी है, सारा डेटा सब कुछ मेरे पास मौजूद है और आपको एक कहानी की तरह, उपन्यास की तरह मनोरंजक पॉइंट ऑफ व्यू से इस योजना को एक उपन्यास का रूप देना है। और मनोहर जी ने ये काम बड़ी बखूबी से निभाया। भारतीय सरकार की पत्रिका योजना में इस पर
एक तरह से विवेचना भी छपी 5 पेज की, और इसे क्रांतिकारी परिकल्पना तक कहा सरकार ने। लेकिन उसके बाद सरकार ने इस पर काम नहीं किया, क्योंकि उनका चुनाव, उनका भ्रष्टाचार, उनकी बाबूशाही इस पर काम नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब की भारतीय सरकार, मोदी सरकार ने इस पर काम किया है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक का एक प्रोजेक्ट उन्होंने इस पर काम कर रहा है, और बिहार में इन्होंने करके देखा। अब आगे देखते हैं कि किस तरह से इस क्रांतिकारी योजना पर भारतीय रेलवे आगे काम करती है, और जब ये सफल हो जाता है तो इस योजना का पूरा क्रेडिट मनोहर पुरी जी को जाता है, और उनके दोस्त नरेंद्र किशोर जी को जाता है, जिन्होंने ये लिखा, और इस पर पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कितनी सारी दिक्कतों से हमारी रेल व्यवस्था को छुटकारा मिल जाएगा। बल्कि न केवल वो प्रॉफिट के लेवल पर पहुंच जाएगी, बल्कि जो हमारे ऊपर अंतर्राष्ट्रीय ऋण है उससे भी भारत सरकार को छुटकारा मिल जाएगा। लोगों की सुविधाएं कितनी बढ़ जाएंगी, और जो करप्शन छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक रेल व्यवस्था में है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो वर्ल्ड 360 मनु और साहित्य 360 विद मनु में आज इतना ही। जल्द मुलाकात करते हैं नए गेस्ट और नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और आप बने रहिए हमारे साथ।